नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारी संपन्नता हमारे कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे किसानों की एक बड़ी भूमिका है। किसान ही हमारे देश के पोषक हैं, अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां कम से कम समय में हर रोज सुबह हम आपको देते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के अन्नदाता में। अच्छी क्वालिटी की पत्तियों के लिए पान बरेजों का प्रबंधन। बोरो धान की खेती के लिए कैसे तैयार करें नर्सरी। अपने प्रदेश में मौसम में बदलाव चल रहा है और ऐसी स्थिति में जो किसान बरेजों में पान की खेती कर रहे हैं उन्हें बरेजों में कुछ खास प्रबंधनों को करने की जरूरत होती है, क्योंकि मौसम के अनुसार इनका प्रबंधन नहीं करने पर पान की पत्तियों की क्वालिटी खराब हो जाती है, जिससे पान उत्पादक किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप पान बरेजों का प्रबंधन कैसे करें, इस पर अपने सुझाव दे रहे हैं जिला मधुबनी के कृषि वैज्ञानिक संजीव कुमार। बहुत ही अधिक सावधानी रखने का ये समय है। हर बार जब भी शीतलहर आती है, मौसम प्रतिकूल हो जाती है पान उत्पादक किसानों के लिए। किसान भाई, अक्सर आप देखेंगे कि जाड़े के समय में पान की पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती है। तापक्रम में अधिक कमी होने के कारण उसके कोशिका द्रव्य सिकुड़ने लगते हैं और वो उसकी कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, जिसके कारण उसके कोशिका भित्ति में दरारें पड़ने लगती है और वो क्रैक्स के कारण वहाँ की पत्तियां पीली पड़ के गिरने लगती है। पान की फसल जाड़े के मौसम में घटते तापक्रम के प्रति अति संवेदनशील होती है। जब वातावरण का तापक्रम 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तो पान की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण पान की पत्तियां शीर्ष भाग की ओर से मुरझाने लगती हैं और तापक्रम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर पौधे सूखने लगते हैं। तो पान की फसल को ठंड के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए कौन कौन से प्रबंधन करना है, आइए जानते हैं। इस चीज के बचने के लिए किसान एक ही उपाय कर सकते हैं कि 10 दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई जरूर करते रहें, और अगर वो उसकी बूंदें बहुत अधिक पान की पत्तियों पर भी जमा होते हैं तो किसी भी छिड़काव यंत्र से, साफ सुथरे छिड़काव यंत्र से उसी धुलाई करते रहें। इससे अधिक आपको लाभ मिलेगा और पत्तियां गिरनी बंद हो जाएंगी। पान की फसल में इस समय जीवाणु जनित रोग फैलने की संभावना रहती है, जिसमें पर्ण दाग रोग प्रमुख है। इस रोग से ग्रसित पौधों की पत्तियों पर काले रंग के पनीले धब्बे पड़ने लगते हैं, जो चारों ओर से पीले रंग से घिरे रहते हैं। ये धब्बे आपस में मिलकर एक बड़े धब्बे बनाते हैं। रोग से ग्रसित पत्तियां जमीन पर गिरकर बेल के तने को भी संक्रमित कर देती हैं, जिससे बेल सूखने लगती है। तो फसल में इनकी रोकथाम कैसे करें, आइए जानते हैं। पान उत्पादक किसानों को सलाह दी जाती है कि जाड़े के मौसम में आप उसकी मिट्टी में, जड़ के आसपास, बरेजे के भीतर आप उनके मिट्टी में ट्राइकोडर्मा विरिडी और स्यूडोमोनास नाम की जैव उत्पाद मिलती है, आप उसे निश्चित रूप से मिला दें ताकि तना गलन, जड़ गलन, इन रोगों से आपके पान की रोकथाम हो सके। किसान बंधु, अधिक कठिन परिस्थिति होती है जाड़े में। कभी कभी माहू कीट का प्रकोप भी बहुत अधिक हो जाता है, जिससे आपकी पत्तियां पीली पड़ने लगती है। इसकी रोकथाम के लिए चूंकि पान कच्चा चबाया जाता है, रसायन से परहेज करें। आप किसान बंधु नीम ऑयल जो बाजार में मिल रही है जी-डायरेक्टिन, उसकी 10 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर बरेजे के ऊपर से छिड़काव कर दें ताकि वो विरक्ति पैदा हो और वहां से हट जाए। पान की अच्छी पैदावार के लिए फसल में संतुलित पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसकी पूर्ति के लिए फसल में जैविक खाद जैसे नीम या सरसों की खली का प्रयोग करना अति उत्तम होता है। यदि जैविक खाद उपलब्धता कम हो तो रासायनिक उर्वरकों का समय समय पर प्रयोग कर सकते हैं। इन उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर संतुलित मात्रा इस प्रकार है:
इन उर्वरकों को जड़ के पास मिट्टी में मिला देना चाहिए ताकि ये सीधे लत्तर से संपर्क में न आए, क्योंकि लत्तर के संपर्क में आने पर पौधा सूखने लगता है। एक ऑर्बिट नाम की एक बाजार में उत्पाद है, जैव उत्पाद है, जो एक पतली सी मोम की तरह लेयर लगा देती है। ऑर्बिट की अगर आप 10 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर पेड़ों पर छिड़काव करेंगे तो उनके पत्तों पर वो मोम जैसी परत आ जाएगी, जो मनुष्य के लिए हानिकारक भी नहीं है सेवन करने में, और वो उस पे प्रभाव भी जाड़े का बहुत कम होने लगता है। आपकी पत्तियां पीली न पड़े, आपकी नुकसान कम से कम हो, इसके लिए देखभाल अत्यंत जरूरी है। किसान भाई, आपकी सावधानी, आपकी मेहनत और आपकी देखभाल आपके उत्पाद को सुरक्षित भी रखेगी, आय भी अधिक। किसान भाइयों, अपने राज्य के उत्तरी बिहार क्षेत्र में सूखा एवं बाढ़ दोनों आपदाएं धान के उत्पादन में बहुत बड़ी बाधा है, जिसके चलते यहाँ के किसान अक्सर बोरो धान की खेती करते हैं। तो प्रदेश के ऐसे किसान जो बोरो धान की खेती करना चाहते हैं, वे अभी इसका बिचड़ा डाल सकते हैं। वैसे तो इसकी नर्सरी अक्टूबर-नवंबर माह में तैयार हो जाती है, लेकिन कुछ खास प्रबंधनों को अपनाकर आप अभी भी धान की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस बारे में जानकारी लेते हैं डॉक्टर RPCSU पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर DK राय से। बिचड़ा लगाने का उपयुक्त समय जो है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक था, लेकिन जिन किसान भाइयों ने बिचड़ा नहीं लगाया है वे जनवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर फरवरी के दूसरे सप्ताह तक यानी 15 फरवरी तक डेपॉग मेथड से बिचड़ा लगा सकते हैं। और इसके लिए जो है उपयुक्त प्रभेद बोरो धान के लिए रिछारिया, धनलक्ष्मी, सरोज, गौतम, राजेंद्र भगवती प्रमुख प्रभेद है, जिसको बोरो धान के बिचड़ा के रूप में उगाया जा सकता है। उसमें 50 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बिचड़ा का उपयोग हम लोग करते हैं। और इसके लिए जो है हम लोग को सर्टिफाइड सीड ऑथेंटिक सोर्स से लेना चाहिए ताकि सही बिचड़ा हम लोग को मिले, जिसमें खरपतवार बीज से मुक्त रहे। किसान भाइयों, बीजों का अंकुरण ठीक तरह से हो और नर्सरी से स्वस्थ पौधे प्राप्त हो, इसके लिए बुआई के पूर्व बीजों को कार्बेंडाजिम 1 ग्राम या थीरम 3 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। 1 मीटर बाय 10 मीटर लंबा जो है बेड तैयार किया जा सकता है और उसमें खरपतवार इस सब को बढ़िया से मैनेज कर लेते हैं। इस विधि से पौध कहीं भी छत या बड़ी आकार की लोहे या लकड़ी के बने पनारे पर तैयार की जा सकती है, या फिर नर्सरी बनाकर पॉलीथीन पर गीली मिट्टी बिछाकर अंकुरित बीज को 1 इंच मोटी मिट्टी की सतह पर फैला देते हैं और इसके ऊपर वर्मी कंपोस्ट का खाद डालकर ढक देते हैं और सतह को हल्के हाथों से कुछ थपथपा देते हैं, से पानी छिड़क कर नमी बनाए रखते हैं। इस विधि से पौध उगाने में ठंडक से हानि की संभावना कम रहती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पॉलीथीन टनेल में नर्सरी बेड बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं कि बांस का आर्क बना करके उसके ऊपर पॉलीथीन शीट को ढकते हैं। जैसे शाम के समय में ठंडा ज़्यादा रहती है, ठंडा से पौधा को बचाना रहता है। ठंडा से क्या होता है कि बिचड़ा जो है वो पहले पीला हो जाता है, उसके बाद भूरा रंग का हो जाता है और उजला ऐश राख के कलर का हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए हम लोग उसमें जो है पॉलीथीन शीट से पॉलीथीन टनल में रखते हैं और सवेरे पॉलीथीन को हटा देते हैं ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसमें हो और उसको जो है राख का भुरकाव करते हैं। पौध को ठंड के प्रभाव से बचाने के उपाय। पौध की सिंचाई समुचित रूप से करते रहना चाहिए। लकड़ी या पुआल या गोबर की राख का छिड़काव सप्ताह में 2 बार करते रहना चाहिए। प्रातः पत्तियों पर एकत्र ओस की बूंदों को गिरा देना चाहिए। पौध को शाम के समय प्लास्टिक शीट से ढक देते हैं और प्रातः प्लास्टिक शीट हटा देते हैं। कुछ सीमा तक खेत में धुआं करके भी ठंडक से बचाव किया जा सकता है।
जनरली जो है बोरो धान में रोग व्याधि कीट खरपतवार का कम ही प्रकोप होता है, लेकिन यदि बीज जनित रोग से बचने के लिए बोरो धान के बीज को हम बीज उपचारित करते हैं। और जब फाइनल कदवा हो जाता है और रोपनी के पहले हम लोग नेत्रजन की आधी मात्रा, मतलब यानी कि 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग देते हैं, तो 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बेसल एप्लीकेशन करते हैं। रेस्ट जो 75 किलोग्राम बच गया उसको 37.5 किलोग्राम बुआई के जब एक्टिव टिल्डिंग स्टेज होता है, कल्ला निकलता है, उस समय देते हैं। और रेस्ट 1/4 भाग जो है 37.5 किलोग्राम वो जब धान में बाली निकलता है उस समय देते हैं। धान की उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उस समय जो है ब्राइट सनशाइन आवर रहता है, रोग व्याधि और तृण का प्रकोप बहुत कम होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा होती है। ब्राइट सनशाइन आवर ज़्यादा रहने के चलते इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। हमारे जो किसान भाई मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हैं वह प्रति वर्ष इससे आशा के अनुरूप लाभ ले रहे हैं, लेकिन कभी कभी इनकी मछलियां कुछ घातक रोगों की चपेट में आ जाती हैं। तो आप इन रोगों से अपनी मछलियों को बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं मत्स्य विशेषज्ञ NS रहमानी से। आपको बताना चाहूंगा कि मछलियों में सामान्यतः जो रोग हैं वो 2 तरह के रोग हैं। वैसे तो जितने भी रोग हैं वो उसमें वाटर बॉर्न हैं, यानी इनमें 2 बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, या तो फंगस लग जाएगी या इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। एक जो पहचान है, सबसे बड़ी पहचान एक ये कि जो मछली रोग ग्रसित होगी वो पानी की सतह पे बार बार ऊपर आएगी, कुछ उसमें बेचैनी सी महसूस होगी और वो छिछले पानी में सतह पे बार बार वहीं चक्कर लगा रही होगी, गहरे पानी की तरफ कम जाएगी, जो इस बात का इंडिकेटर है कि मछली रोग ग्रसित हो गई है। अगर हम उसको गौर से निकाल के देखेंगे तो उसमें कहीं कहीं पे सफ़ेद या लाल धब्बे हमें पड़े हुए मिलेंगे। अगर सफ़ेद धब्बे हैं तो वो बीमारी एडवांस स्टेज पे पहुंच रही है। प्राइमरी स्टेज पे अगर लाल चकत्ते जैसे हैं, लाल धब्बे हैं, तो प्राइमरी स्टेज पे वो लाल धब्बे चकत्ते वो वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। और जब उसको समय पे अगर हम नहीं देख पाते हैं तो उसमें जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है उसकी वजह से वहाँ फंगस ग्रोथ करने लगती है, फफूंदी लगने लगती है उसकी त्वचा पे, तो वो सफ़ेद से स्पॉट आ जाते हैं। किसान भाइयों, इस व्यवसाय को सफल बनाने के लिए आपको अपनी मछलियों को विभिन्न तरह के रोगों से बचाना होगा। तो घातक रोगों से मछलियों को बचाने के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए इस बारे में जानते हैं। उसकी रोकथाम के लिए एक तो हमें पानी की गुणवत्ता बनाए रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है, साल में कम से कम एक बार अपने पानी की जांच हमारे विभाग की प्रयोगशाला जो हमारे मंडलीय कार्यालय में है वहाँ ज़रूर करा लेनी चाहिए, जिससे पानी की गुणवत्ता अगर बनी रहेगी तो किसी तरह के इन्फेक्शन के चांसेस घट जाएंगे। ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है तब भी रोग ग्रसित होने लगती हैं मछलियाँ, चूँकि वो दबाव में आ जाती हैं, स्ट्रेस होने लगता है। अब बात ये आई कि हम ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त बनी रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो 2 चीज़ें हैं। एक तो अगर हमें लगता है कि मछली बार बार सतह पे आ रही है और मछली बहुत कंफर्टेबल नहीं है, फड़फड़ा रही है सतह पे आके, या अंदर गहरे पानी की तरफ नहीं जा रही है, तो ये ऑक्सीजन कम होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पे हम 2 चीज़ें करते हैं। एक तो ये कि पानी और बोरवेल से पानी की मात्रा इसमें बढ़ाई जाए, और जो हम बोरवेल से पानी देते हैं उसमें सलाह देते हैं कि जो वेल का पाइप आया है उसमें धो, ताकि पानी फव्वारे की शक्ल में बाहर निकल के आए, उसमें ऑक्सीजन घुल जाएगी। नंबर 2, हम एरेटर, एक मशीन होती है जो ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए पानी को फव्वारे की शक्ल में ऊपर उछाल के पानी गिराया जाए, तो उसमें जितनी जहरीली गैसें हैं जब वो पानी उछाला जाता है तो वो हमारे वातावरण के संपर्क में आने से वो जहरीली गैसें बाहर होके और वातावरण में जो घुलित जो ऑक्सीजन है वो पानी में आ जाती है। तो जो पानी की घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है उसका स्तर है वो बढ़ने लगता है, तो मछलियाँ बहुत आराम महसूस करती हैं और उनको अच्छा लगता है।
इसके बाद भी फिर हम लाल दवाई का इस्तेमाल तालाबों में कराते हैं कि जो मछलियाँ बीमार हैं उनको लाल दवाई के घोल में नहलाया जाए। लाल दवाई अगर समय पे नहीं है तो कॉपर सल्फेट, जिसको स्थानीय भाषा में नीला थोथा कहते हैं, अगर वो भी नहीं मिल पाता है किसी किसान भाई को तो सबके घरों में जो खाने का नमक है, टेबल सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, उसका भी एक घोल बना के मछलियों को उसमें 2 मिनट के लिए बात यानी 2 मिनट उसमें नहला के फिर वापस छोड़ दिया जाए। इससे भी मछलियों को काफ़ी आराम मिलता है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खीरी, जिला बक्सर के कृषक अशोक चौकसे ने। यह दुधारू पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अशोक चौकसे जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। फुट एंड माउथ डिजीज, खुरा एवं मुंहपका सुनने में बड़ा सामान्य रोग लगता है। किसान भी इसको बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि भजा किसानों और खास करके पशुपालकों और गोपालन के लिए एक भयावह बीमारी है। किसान समझ नहीं पाते कि उनको इससे कितनी आर्थिक क्षति होती है। एक बार जिस गाय को भजा हो जाता है तो उस गाय के पूरे जीवन काल में कम से कम 30,000 रुपये की शुद्ध हानि किसानों को हो चुकी होती है। दूध में कमी के कारण और उसके इलाज पर जो खर्च आता है, अगर वो आकलन करेंगे तो ये पाएंगे कि आंकड़ा कम पड़ जाता है और उससे भी अधिक उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। दुधारू पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी आखिर क्यों फैलती है और इसके कारक कौन कौन से हैं, ये जानना भी जरूरी है। तभी हम दुधारू पशुओं को इस रोग से बचा सकते हैं। प्रदेश के कई पशुपालक भाई खुरपका मुंहपका बीमारी के लक्षणों को नहीं जानते हैं, जिसके चलते वो रोग ग्रसित पशु का इलाज नहीं कराते हैं। इसलिए आइए जानते हैं सबसे पहले कि इस रोग के लक्षण क्या है। भजा मुख्य रूप से भारत में 7 तरह के जो वायरस के रूप हैं उनके द्वारा पूरी दुनिया में फैला जाता है, लेकिन इंडिया में लगभग 4 AOC एशिया 1 ग्रुप के जो वायरस के फॉर्म हैं उनके द्वारा फैलाव होता है। पहले भजा एक विषाणुजनित बीमारी है। गाय को लिए साधारणतः लगता है कि उनके मुंह में फफोले पड़ जाते हैं, पाँव में घाव हो जाता है, तो मुंह में जख्म हो जाने के कारण पशु खाना भी नहीं खा पाती है। पशु को तेज बुखार आता है, पशु खाना पीना छोड़ देती है और कभी कभी देखने को लापरवाही के कारण, किसान की लापरवाही के कारण बड़े पशुओं में भजा के द्वारा कुछ पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। आपको हम बता दें कि भजा बड़े पशुओं की अपेक्षा जो दुधारू गाय है और नवजात बच्चे होते हैं, बाछी होती है, बछड़े होते हैं, उनके में मृत्यु दर का ये बड़ा कारण होता है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी रोग का इलाज करने के बजाय उसकी रोकथाम करना ज्यादा बेहतर है। इसलिए खुरपका मुंहपका बीमारी से अपने पशुओं को बचाने के लिए आप कौन कौन से उपाय अपनाएं, आइए जानते हैं। किसान भाइयों को चाहिए कि साल में 2 बार भजा का टीका 6 महीने से पहले, 6 महीना पूरे नहीं, उससे 1-2 दिन पहले जरूर दे दें और इस पर मात्र खर्च 65 रुपए का आता है और किसान इसको ध्यान में नहीं देते। टीकाकरण का कार्यक्रम अवश्य कराएं। कुछ किसान ये समझते हैं कि टीका देने से दूध खत्म हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। भजा का टीका जब दिया जाता है तो कुछ देर के लिए सिम्टोमेटिक आधा लीटर 1 पाव दूध में 1-आध दिन के लिए कमी आती है, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं देते हैं वो ज़्यादा चिंता का विषय है आपके पशु के लिए। और दुधारू मालिक, दूध दूहने वाले गायों के मालिक को तो ये ध्यान देना है, जिस तरह आप अपने बच्चों का टीकाकरण करते हैं उस तरह भजा का टीका साल में 2 बार अवश्य करवाएं। पशुपालकों को ये ध्यान देना है कि जब आपके पशुओं को भजा हो जाए तो कोशिश करें कि उनके बछड़ों को उससे अलग रखें और भजा ग्रसित बीमार पशु से दूध बिल्कुल उस बच्चे को न दें। जब भजा से पशु ग्रसित हो तो हम किसानों को चाहिए कि वो तुरंत बोरिक एसिड पाउडर आता है मार्केट में, उसको सुसुम पानी से दिन में 3 बार 4 बार पशु के मुंह को धोएं, साफ़ करें। देखेंगे कि वो तेज़ी से वो जो वेसिकल्स पूरे मुंह में फैलता है वो ख़त्म होगा। दूसरा, हम ध्यान नहीं देते हैं तो खुर में जो जख्म हो जाता है
वो जख्म इतना ख़राब हो जाता है कि कभी कभी खुर भी बाहर आ जाता है और खून का शराब लगातार होता रहता है, जिस पर मक्खियाँ बैठती हैं। मक्खियाँ उस पर अंडा दे देती हैं और लार्वे के रूप में कीड़े का विकास हो जाता है, जो उसकी भयावहता को और बढ़ाता है। तो उस स्थिति में सूक्ष्म साफ पानी से उसके घाव को साफ करें और कोई भी ऑइंटमेंट, टॉपिक्योर स्प्रे है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो हीलिंग करने में हमारे पशुओं को पाँव को मदद करती हैं, उसका उपयोग करें। और साथ में फ्लाई रिपेलेंट, मधुमक्खियों को भगाने के लिए हिमैक्स, कई सारी ऐसी दवाएं हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं, उसका उपयोग करें कि उस पर पुनः मक्खियों का संक्रमण कम हो और वो मक्खियाँ वहाँ नहीं बैठेंगी तो उस पर कीड़े का प्रकोप नहीं मिलेगा। ऐसा अगर 2-3 दिन किसान करेंगे तो भजा से आसानी से निजात पा सकते। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चैनपुर, जिला लातेहार के कृषक अंशुल मुंडा ने। यह बटेर पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो अंशुल मुंडा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों के स्वरोजगार स्थापित करने का विकल्प बटेर पालन और मुर्गी पालन लगभग पैरेलल है। इस जलवायु में बटेर पालन भी काफ़ी प्रचलित है। बटेर पालन और मुर्गी पालन में डिफरेंस ये है कि बटेर से इनकम किसान को बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है और एक एडल्ट जो बटेर होता है उसका वजन लगभग 250 से 300 ग्राम के आसपास रहता है। इसका जो बटेर का जो अंडा है वो लगभग 1 तोला 8 से 10 ग्राम के आसपास इसके अंडे का वजन होता है। बटेर पालन अभी नया प्रचलन चल रहा है, लेकिन बटेर पालन से आमदनी बहुत अच्छी और जल्दी प्राप्त हो जाती है। बटेर पालन का जो उद्देश्य होता है, एक तो अंडा उत्पादन और दूसरा मांस उत्पादन। बटेर पालन से एक साल में लगभग 250 अंडे से लेकर 300 अंडे तक प्राप्त हो जाते हैं और इसी के साथ साथ जो इसके पक्षी है वो मांस उत्पादन में भी काफ़ी प्रचलित है, क्योंकि बटेर का जो मीट है वो 5 स्टार होटल्स है, इनमें काफ़ी इसकी डिमांड रहती है और एक एडल्ट जो बटेर की कीमत है वो 60 रुपये और इसके साथ साथ जो इसका अंडा है वो लगभग 3 रुपये प्रति अंडे के हिसाब से बिक जाता है। इसका रहन सहन का जो तरीका है वो काफ़ी अपन बैकयार्ड में भी इसको पाल सकते हैं, लेकिन बटेर पालन के लिए एक पिंजरा बनाना पड़ता है और इस पिंजरे में रखकर इनको दाने पानी की व्यवस्था करते हैं। एडल्ट जो पक्षी होता है इसकी कीमत 60 से 65 रुपये प्रति पक्षी है और इसकी जो उपलब्धता है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर से इसके पक्षी उपलब्ध हो सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। देर से बोई गई सरसों की फसल में कीटों की रोकथाम। अधिक उत्पादन के लिए लौकी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाताbihar@nw18.com और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।